गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पारस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है बच्चों। अब तक की क्लास के अंदर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अब तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली थी और उसके अंदर विलयन के बारे में बताया था आपको। विलयन के अंदर सांद्रता क्या होती है बताया था। सांद्रता के बाद में फिर हम लोग जब आगे चले बच्चों तो उसके अंदर हम लोगों ने सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी थी। इसके अंदर परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने आगे बात की थी मोलरता के बाद में, नॉर्मलता के बाद में हम लोगों ने आगे बात की थी मोल अंश के बारे में बच्चों। मोल अंश के बाद में हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और मूलानुपाती सूत्र में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बात कर ली थी। उसके बाद में मूलानुपाती सूत्र पढ़ने के बाद में उसके अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चन की भी बात हो गई थी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे हम लोगों ने छोड़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं LR, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बच्चों LR। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक क्या है बच्चों? सीमांत अभिकर्मक को आप यूं समझिए कि किसी भी रिएक्शन में वो कंपोनेंट, वो पदार्थ जो सबसे पहले खत्म हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ये टेक्निकली बोले जिसका 100% कंजप्शन हो जाता है वो कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। इसको यूं समझिए आप कि मान लीजिए आपने अपने घर में छोटी मोटी पार्टी रखी और पार्टी के अंदर आपने मान लीजिए लड्डू रखे और साथ में गुलाब जामुन रखे मिठाई में। और जब पार्टी शुरू हुई तो पता लगा कि पार्टी के एंड होते होते आपके जो गुलाब जामुन वो तो 100% फिनिश हो गए, सारे काम आ गए, लड्डू बाकी रह गए। तो जो रिएक्शन में 100% यूज हो जाता है, काम आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। और जो बाकी रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेस रिएजेंट। इसी को हम लोग ER के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन को अगर हम लोग इसको LR को डिफाइन करें तो सिंपल सी बात ये हो गई कि वह अभिकर्मक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 100% या पूर्ण रूपेण प्रयोग में आ जाता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग LR या लिमिटिंग रिएजेंट। लिख लीजिए एक बार, लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जो पूर्णतः उपयोग में आ जाता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। लिख लिया बच्चों? अब हम लोग बात कर रहे हैं सीमांत अभिकर्मक को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका एक बहुत शॉर्टकट तरीका मैं दे रहा हूं आपको, उसमें हमको नहीं पढ़ना है लॉन्ग कट तरीके में, शॉर्टकट तरीका आपको याद करना है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। शॉर्टकट तरीके की बात करें तो सपोज मैंने यहां लिखा 3A + 2B = P। A और B ये दो मिलके, जिसमें A के 3 मोल है, 3 ग्राम हो सकते हैं, इसके 2 मोल या 2 ग्राम हो सकते हैं, आपस में मिलकर के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, हम ये कह रहे हैं तो ये इसकी रिएक्शन है। हम ये कह रहे हैं इसके अंदर कि A की मात्रा आपने ली सपोज 5 ग्राम और B की मात्रा ली आपने 10 ग्राम। तो इसको तो हम लोग कहते हैं A, इसको हम लोग कहते हैं B, मतलब A/B एक बार हम निकालेंगे। इसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी उसने दी है उसको हम लोग कहते हैं M और N, मतलब हम लोग निकालेंगे M/N। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। इसको यूं भी समझ सकते हैं, सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी है आपके सामने, N2 + 3H2 = 2NH3। N2 + 3H2 = 2NH3। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पर मेरे पास में A कितना है बच्चों? 1, B कितना है? 3। मान लो सपोज मैं रिएक्शन में कहता हूं इस अभिक्रिया में यदि नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं 10 मोल,
हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं 5 मोल। तो ये जो रिएक्शन के अलावा क्वांटिटी दी जाती है ये कहलाएगी आपकी m और ये कहलाएगी आपकी n। समझ में आ रही है बात आपको? तो कहने का मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, ए और बी की, m और n की। ए और बी आपको स्टाइकियोमेट्री से पता लगेगा, रस समीकरण विधि से, कि ए कितना है और बी कितना है, और m अपॉन n आपको पता लगेगा कि उसने इन दोनों की जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसकी मात्राएं कितनी ली, वो डिफाइन करेगा उसके अंदर क्वेश्चन में। आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है जब आप a अपॉन बी निकाल लेंगे, m अपॉन n निकाल लेंगे। तो अगर बच्चों ध्यान रखिए, a अपॉन बी ग्रेटर देन m अपॉन n, मतलब a बटे b का मान ज्यादा आता है m अपॉन n का से, तो a विल LR होगा, मतलब a वाला आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये मतलब, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास में a अपॉन बी कम आता है m अपॉन n से, तो b विल LR, सेकेंड वाला आपका LR होगा। और अगर a अपॉन बी बराबर m अपॉन n आता है तो यूं कह सकते हैं नो वन LR, नो वन LR, कोई भी LR नहीं होगा, दोनों साथ साथ खत्म होंगे। बात समझ आ रही है? चलो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। एग्जांपल कुछ को इस तरीके से लिया मैंने, 3 कंडीशन है, ध्यान रखना। मैंने आपसे कहा कि यदि एक अभिक्रिया निम्न प्रकार है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, हेबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण में यदि नाइट्रोजन की मात्रा 15 मोल, हाइड्रोजन की मात्रा 10 मोल, या मान लीजिए 30 मोल, हाइड्रोजन की मात्रा 30 मोल है, तो बताइए LR कौन होगा, कौन सबसे पहले खत्म होगा, ये हमको बताना है। सीमांत अभिकर्मक क्या होगा? पहले क्या बताया मैंने आपको, a अपॉन बी निकालना है। a अपॉन बी की बात करें बच्चों, a अपॉन बी, तो a मेरे पास में कितना है 1, b कितना है मेरे पास में 3, तो a अपॉन बी मैंने निकाल दिया, मेरे पास में आ गया, कितना आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 3 तो 0.33 मेरा आंसर हो गया। अगर मैं m अपॉन n की बात करूं बच्चों आपसे, तो m अपॉन n की बात करूं तो n कितना है मेरे पास में, बिल्कुल सही है 15 मोल, और n कितना है 30 मोल, काट देंगे कितना हो गया 1/2, काटेंगे कितना हो गया 0.5। दोनों को गौर से देखिए कौन सा ज्यादा है, ये 0.3 है और 0.5 है, ये ज्यादा है, बोलिए। तो यूं कह सकते हैं m अपॉन n इज ग्रेटर देन a अपॉन b। आप कहेंगे 0.5 ही है, अरे भाई 5 नहीं है 50 ही है ना, ओके, ध्यान रखना, वैल्यू होता है 0 होती है, तो m अपॉन n ग्रेटर देन a अपॉन b हो गया क्या, देखो ये ज्यादा है इससे, तो देखिए क्या कंडीशन ये आ गई, क्या क्या जाएगा b विल LR, मतलब आपकी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एक सीमांत अभिकर्मक का काम करेगा, क्योंकि b तो ये नहीं है, ये भी है, और ये मतलब पहले खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, ये तो 15 मोल था, ये तो 30 मोल था। अरे भाई अगर इसकी स्टाइकियोमेट्री आप देखते हैं, अगर नोटिस करते हैं, तो क्या देखते हैं कि जब इसके 1 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके 3 मोल रिएक्शन करेंगे, मतलब अगर ये 15 है तो ये 45 चाहिए आपको, कैसा होगा, तो यहाँ तो 30 ही है, कम है ना, तो पहले खत्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपको, एग्जाम्पल लेंगे बच्चा हम लोग, मैंने आपसे कहा है यहां पर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू p। मैंने कहा यदि इस अभिक्रिया में एक ही मात्रा ली जाती है 5 ग्राम, जबकि b की मात्रा ली जाती है 15 ग्राम, तो बताइए LR कौन होगा, कौन पहले खत्म होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे पहले बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप क्या करेंगे पहले a अपॉन बी निकालेंगे, बिल्कुल a अपॉन बी की बात करें, a कितना है 3, b कितना है 5, कितना हो गया पॉइंट, ठीक है 0.6 आपका आंसर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, m अपॉन n कैलकुलेट करूंगा, क्या बिल्कुल m कितना है 5, n कितना है 15, कितना आ गया 1/3 हो गया क्या
कैलकुलेट कर लीजिए, 0.33 आ गया क्या समथिंग, ज्यादा कौन है, 0.6 ज्यादा है ना, मतलब ए अपॉन बी ग्रेटर देन एम अपॉन एन है क्या। जब ये ज्यादा होता है तो क्या कंडीशन होती है, ए भी एल आर हो जाएगा क्या, मतलब मेरे पास में यहाँ ए क्या होता है, एल आर हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हो आप। आपने कहा सर एक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। वो कह रहे हैं आपसे इस अभिक्रिया में यदि SO2 की मात्रा 0.2 ग्राम, ऑक्सीजन की मात्रा 0.5 ग्राम है, तो बताइए सीमांत अभिकर्मक कौन होगा। आप कहेंगे पहले सर ए अपॉन बी निकाल देते हैं। ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया 1, अरे 2 और 1 हो गया ना भाई, तो 2 आ गया। एम अपॉन एन कितना हो जाएगा, एम कितना है 0.2, एन कितना है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0.0 लगा दिया, कितना आ गया 0.4, ये कितना है 2, कौन सा ज्यादा है, यस ए अपॉन बी ग्रेटर देन एम अपॉन एन है क्या। कंडीशन क्या फर्स्ट वाली है क्या, अरे बोलो, यस फर्स्ट वाली कंडीशन है, मतलब ए विल एल आर, ए तो यही है ना आपका, मतलब SO2 विल एल आर हो जाएगा आपका, और जो दूसरा वास्तव में क्या आएगा आपका ये। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों आपसे, एक रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्शन है आपकी N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। वो कहता है मान लीजिए इस अभिक्रिया के अंदर 10 ग्राम नाइट्रोजन तथा 30 ग्राम हाइड्रोजन काम में ली जाती है, बताइए एल आर कौन होगा। पहले क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यस ए अपॉन बी, कितना है 1, बी कितना है 3, कितना आ गया 0.33। इसकी बात कर रहे हैं एम अपॉन एन, एम कितना है 10, एन कितना है 30, 1/3 0.33, कौन ज्यादा है, आपको सब दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही है। जब ए अपॉन बी एम अपॉन एन दोनों इक्वल हो तो क्या होगा, नो वन एल आर, मतलब कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं होगा। जब रिएक्शन पूरी होगी तो ये और ये दोनों साथ साथ खत्म हो जाएंगे। तो ये था बच्चों आपका एल आर, बात समझ में आ गई, बोलिए। चलिए एल आर के बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एट द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन अच्छे क्वेश्चंस बनने हैं, ध्यान देके पढ़िएगा। टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कौन कौन से नियम को फॉलो करेंगे, ये कहलाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। इस नियम में बच्चों सबसे पहला जो नियम आता है वह आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कि नाम है द्रव्यमान संरक्षण। ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है, ना तो उसको बनाया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CaCO3 हीट किया, किसमें गया CaO प्लस CO2 के अंदर, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट यस 40, कार्बन का परमाणु भार यस 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है ना, 16 आती है,
48, टोटल कितना हो गया? 100 हो गया क्या? बोलो 50, 2 इधर मिला देंगे, 10 इधर, 50 हो गया ना टोटल। इधर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया? 56 हो गया क्या? कार्बन 12, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, कितना हो गया? 32, कितना हो गया? 44 हो गया क्या? कितना हो गया? 100। अरे हो गया ना 100, दोनों इक्वल है क्या? यस। तो सिंपल सिंपल सी बात कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्रिया कारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता ना बनाया जा सकता है। मतलब ना तो इसको 100 ग्राम से कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। किसने दिया था बच्चों? ये दिया था लावूसिए। तो गिवन बाय लावूसिए, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बात क्लियर होगी? अच्छा, खास बात और है बच्चों, इस ये जो रूल्स है आपका, ये रूल्स फॉलो नहीं होता है किसके अंदर? नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर। नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर इसको यूं कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर मास कम और ज्यादा हो सकता है, बाकी में ही फॉलो होता है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बता देता हूं आपको, रूल्स तो समझ में आ गया। कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। दूसरी बात जो याद रखनी, लावूसी ने दिया था। तीसरी बात याद करनी है कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसमें 2 अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, उन दोनों में ये रूल्स लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग चलते हैं इसके अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें बच्चों इसके अंदर, तो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है वो देखें हम लोग। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3, एक रिएक्शन है। आपसे कहा गया यदि इस अभिक्रिया के अंदर SO2 की मात्रा, यदि इस अभिक्रिया के अंदर SO2 की मात्रा 0.2 ग्राम है तथा ऑक्सीजन की मात्रा 0.5 ग्राम है, तो बताइए SO3 कितना प्राप्त होगा? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 0.2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये x। क्योंकि ध्यान रखना, इसका सीधा सीधा फंडा ये होता है बच्चों, इसका सीधा सीधा बात होता है कि जो क्रियाकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, क्रियाकारक जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके? उत्पाद के। कितना हो गया? 0.7 हो गया क्या? तो x इक्वल टू कितना है? 0.7। इसको यूं भी समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लें हम लोग। क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया कि रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 और आपसे कहा गया यदि 0.5 ग्राम नाइट्रोजन लेने पर निर्माण होने वाला अमोनिया का की मात्रा होती है 1.5 ग्राम, तो इसमें हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? तो अब यही लिखेंगे, क्रियाकारक बराबर किसके होते हैं? बिल्कुल सही है, उत्पाद के इक्वल होते हैं। क्रियाकारक कितना है? यह है आपका 0.5 प्लस ये कितना है? ये निकालना है मुझे। इसको क्या मानूंगा मैं? x इज इक्वल टू ये कितना है? 1.5। x इज इक्वल टू उधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5, x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1.0 आ गया बच्चों। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम लोगों को द्रव्यमान निकालना, रिएक्शन में क्वेश्चन अपने हिसाब से वो दे सकता है तो बता सकते हैं। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा आपको। मैंने एक CaCO3 वाला एग्जांपल बता ही दिया अभी। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहे कि N2 प्लस 3H2, इसी रिएक्शन को लिख दे इज इक्वल टू 2NH3 और आपसे कहे कि इस अभिक्रिया के अंदर यदि हाइड्रोजन आपका 6 ग्राम है
आपका जो अमोनिया है वो कितना ग्राम है, 34 ग्राम है। तो नाइट्रोजन कितना बता देंगे आपको, 14 ग्राम आ जाएगा, 14 सॉरी 28 ग्राम आ जाएगा। टोटल 34 होना चाहिए ना, 28 और 6 कितना हो गया, 34 हो। आगे बात समझ में। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर 5 नियम आते हैं बच्चों। इसमें पहला मैंने आपको बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। और 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरा आता है बच्चों इसके अंदर, सेकंड जो रूल्स आता है बच्चों वो आता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। क्या था बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, गिवन बाय प्राउड। प्राउड बोल दो, प्राउस्ट बोल दो, एक ही बात। गिवन बाय प्राउड। क्या कहता है ये, स्थिर अनुपात का नियम कहता है बच्चों कि यहां पर हमने कहा कि ये H2 क्या होता है, बिल्कुल सही है, जल होता है। हाइड्रोजन का अणुभार 2, ऑक्सीजन का अणुभार 16, सिंपल रेशो 1:8। रूल से कहता है कि इस वाटर को, इस जल को, चाहे आप हमारा टैप वाटर हो, नल का पानी हो, मिनरल वाटर हो बिस्लरी वाला, या समुद्र का पानी हो, या किसी नदी का पानी हो, या किसी तालाब का पानी हो, अमेरिका का पानी हो, ऑस्ट्रेलिया का पानी हो, तो कहीं का भी अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल लिया जाएगा तो उसका अंदर जो रेशो होता है, उसके अंदर एलिमेंट्स का वो रेशो 80 होगा। अर्थात यूं कह सकते हैं किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का जो अनुपात होता है, परमाणुओं के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वह निश्चित होता है, चाहे वह पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। इसे कहते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। बात समझ आ गई आपको। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इसके अंदर एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए CO2 कितने तरीके से बना सकते हैं हम लोग। पहला C+O2 = CO2, ठीक है। दूसरा CaCO3 = CaO+CO2। तीसरा CH4 प्लस, दहन करा रहे हैं इस काम को, क्या करा रहे हैं, दहन कराना था, बिल्कुल आसान। दहन जलाना बिल्कुल आसान ही होता है, और क्या, जल गया। कैसे जलाएंगे, सिंपल तरीका, जब भी किसी का दहन कराते हैं बच्चों तो तरीका ये होता है कि जितने कार्बन हो उतने तो CO2 बना दो, जितने कार्बन, कितने कार्बन एक उतने CO2 बना दो, जितने हाइड्रोजन उसका आधा कर दो, H2O बना दो, कितने हाइड्रोजन 4, 2 कर दो, हो गया। अगर इधर कोई ऑक्सीजन हो तो कम कर दो, नहीं हो तो फिर उधर काउंट कर लो कितना ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन है मेरे पास में 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये 4 ऑक्सीजन है, उसका आधा कर दो, बैलेंस रिएक्शन होगी। किसी का भी कर लो, आपने कहा सर इसका करो, C4H10 ब्यूटेन का कराओ। दहन कराने का तरीका क्या बताया आपको, जितने कार्बन उतनी तो CO2, कितने कार्बन है 4 CO2, हाइड्रोजन कितने हैं 10, आधा कर दो 5H2O। ऑक्सीजन देख लो, 4 दूनी 8 और 5 13, कितना हो गया 13, ठीक है। 13/2 और 2 आधा करोगे ना भाई, 13 का आधा 6.5 तो लिख नहीं सकते हैं, तो ऐसे लिख दो 13/2। तो कहने मतलब है किसी का भी दहन कराया जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दहन का, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्लूकोज से दहन कराना है, C6H12O6, मैंने कहा इसका दहन करा दीजिए।
बिल्कुल करा देंगे दहन बच्चों। कितने कार्बन? 6, 6 CO2। जितने कार्बन उतना CO2। हाइड्रोजन कितना है? 12, आधा कर दो, 6 H2O। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसका आधा H2O। करना क्या है? दोनों को जोड़ लो। ऑक्सीजन उधर 6 ऑक्सीजन तो ये रहे, और 6 दूनी 12 ये रहे, टोटल 18 ऑक्सीजन काम आ रहे हैं। लेकिन उसमें 18 में से 6 तो इधर अवेलेबल है। बचे कितने? कितना बच गए? 18 से 12, 12 का आधा कर दो, 6O2। ये लो, तो किसी का भी दहन करा सकते हैं। अगर आप इन रिएक्शन को देखो, सब रिएक्शन अलग अलग है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर अंदर CO2 की बात करें तो इसके अंदर वही कार्बन का परमाणु भार 12, इसका कितना हो गया? 32। कितना है? 4 3 12 और 4 8 32। बोलो सही है? इसकी बात कर रहे हैं। 12 अनुपात वही 32, 4 8 32, 3 अनुपात 8। तो क्या कहता है ये नियम? नियम बिल्कुल सिंपल सा है कि किसी भी यौगिक के अंदर भाग लेने पर वाले परमाणुओं का परमाणु भारों का अनुपात, भाग लेने वाले परमाणुओं के परमाणु भारों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। मतलब CO2 के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 ही होगा, चाहे वो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बने, चाहे वो CaCO3 के डिकम्पोजिशन से बने, चाहे वो कंबंशन ऑफ CH4 C4H10 या ग्लूकोज के कंबंशन या दहन से बने। CO2 अगर बन रहा है तो किसी भी स्रोत से बन रहा है, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा, उनका अनुपात होगा, वो सदैव समान रहेगा। कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए, अब उसके बाद में स्थिर अनुपात के नियम के बाद में अगला जो नियम आता है बच्चों, वो आता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। अगला नियम क्या है बच्चों? गुणित अनुपात का नियम। नाम क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। गिवन बाय, बोलो बोलो बोलो, गिवन बाय डाल्टन। केमिस्ट्री का बहुत जाना माना नाम है बच्चों, बहुत सारी थ्योरी दी है, अपने आप में यूनिक नाम है बंदे का, याद रखना है डाल्टन। डाल्टन ने कहा गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि अगर 2 एलिमेंट है बच्चों, आपके पास में 2 एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, और ये 2 एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये क्या क्या बना सकता है? ये बना सकता है N2O, ठीक है, ये बना सकता है NO, ठीक है, ये बना सकता है आपका N2O3, ये बना सकता है आपका NO2, ये बना सकता है आपका N2O5। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के इतने सारे कंपाउंड बना लिए। अगर मैं इसके रेशो की बात करूं, इसका कितना हो गया? सही है 28। ये कितना हो गया? 16.12। इसका कितना हो गया? 14। ये कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? 2 मॉलिक्यूल है ना, सब सही है। 28। ये कितना हो गया? 16 3 48। ये कितना हो गया? 14। ये कितना हो गया? 32। ये कितना हो गया? 28। ये कितना हो गया? 80। अरे हो गया ना, अनुपात लिख लिया इसका। अब अगर मान लीजिए मैं नाइट्रोजन का अनुपात को कांस्टेंट कर देता हूं, नाइट्रोजन 14 मान लेता हूं नाइट्रोजन का, कैसे मानेंगे? 2 से काट दिया इसको, कितना हो गया? 14। तो इसको 2 से, तो इसको भी 2 से काटेंगे ना, 8। मतलब मेरे पास में आ गया 14:8। इसको नहीं काटूंगा मैं क्यों? 14 ही है,
क्योंकि मुझे नाइट्रोजन का रेशियो सेम रखना है। इसको ये घटेगा, 2 से काट दिया कितना हो गया 14, 2 से काट दिया कितना हो गया 24, ये तो 14 ही है, कम कर दो। आप गौर से देखेंगे तो नाइट्रोजन का रेशियो आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है। ऑक्सीजन का देखो 8, 16, 24, 32, 40 मल्टीपल में है क्या? यही रूल्स है। क्या कहते हैं, सुन लो, गौर से सुन लो एक बार। रूल से कहता है कि यदि दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, यदि उनमें से किसी एक तत्व के अनुपात को स्थिर रखा जाए तो दूसरे तत्व का अनुपात गुणित के रूप में, गुणा के रूप में प्राप्त होता है, उसका मल्टीपल होता है, उसका गुणा जो होता है, इसे बोलते हैं हम लोग गुणित अनुपात का नियम। अगर नाइट्रोजन का अनुपात मैंने 14 रखा तो ऑक्सीजन का अनुपात मेरा गुणित अनुपात में आया 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 8 × 40। ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ गई, क्लियर हो गई? इफ 2 एलिमेंट्स फॉर्म 2 or more than 2 compounds and the ratio of single element remain constant, then the ratio of other elements will be multiple of each other, is known as law of multiple proportion। समझ में आ गया आपको? चलिए, इसके बाद में अगला रूल्स आता है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद में अगला क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास में व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नेक्स्ट लिखिए आप, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। व्युत्क्रम अनुपात का नियम गिवन बाय रिचर बोल दो एक ही बात। ये क्या कहता है, ये थ्योरी कहती है कि मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट दो अलग अलग तत्वों से रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, सल्फर से रिएक्शन कराया, क्या बनता है शाबाश H2। क्या बनता है H2S। यदि एक तत्व दो अलग अलग तत्वों से रिएक्शन करके दो अलग अलग यौगिक बनाता है, अनुपात की बात करोगे आप, इसके अंदर अनुपात हो गया 2:16 मतलब 1:8। इसकी बात करोगे 2:32 1:16। अगर मान लीजिए ये जो यौगिक बने, ये जो तत्व हैं, अगर आपस में रिएक्शन कर लें, क्या बनेगा बोलो? H2 + O2। ये यूं कह सकते हैं, क्या बन गया SO2 बना के नहीं बना, S + O2 SO2, ठीक है। तो इसके अंदर अनुपात बोलो 32, इसका अनुपात बोलो 32, काटेंगे इसको, क्या आ गया 1:1। ये कहलाता है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यूं कह सकते हैं कि जब वो कोई एक तत्व दो अलग अलग तत्वों से रिएक्शन करके या अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाता है, उसका जो अनुपात होता है वो तुल्य होता है। इसको तुल्य अनुपात का नियम बोलते हैं। तुल्य होता है किसके? जब वह एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं उसके अनुपात के इक्वल होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गिवन बाय रिचर। समझ में आ गया आपको? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ये था हमारे पास में चौथा नियम। पहला क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा क्या था बोलो? गुणित अनुपात का नियम। चौथा क्या है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पांचवा और आखिरी है सरल अनुपात का नियम।
सरल अनुपात का नियम, सरल अनुपात का नियम। ये जो कह सकते हैं सरल आयतनीय नियम, सरल अनुपात का नियम। ये नियम किसने दिया? गिवन बाय गैल्यूसेक। किसने दिया? गैल्यूसेक ने। दिस थ्योरी इज गिवन बाय गैल्यूसेक। बिल्कुल इजी है। बहुत सारे रिएक्शन लिख लो। एक तो लिख लिया हमें H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। एक और लिख लो N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO। ठीक है। एक और लिख लो आप N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो यूं कह सकते हैं कि कोई सी भी रिएक्शन हो, यूं कह सकते हैं कि जो गैस होती हैं, गैसें जो हैं हमेशा जब भी रिएक्शन करती हैं तो जो उनका आयतन होता है वो सरल अनुपात में होता है, 1:1, 1:2, 1:1, 1:2, 1:3:2। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। यूं कहा, ये सिद्धांत ये कहता है जब भी गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं तो ये जो रिएक्शन करती हैं ये एक सरल अनुपात में करती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सरल अनुपात का नियम। तो ये थे आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। खास बात ये जो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि डाल्टन अपने जितने भी नियम थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उनको सबको समझा पाया। ठीक है। आवोगाद्रो ने भी इसकी व्याख्या की, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि जितने भी नियम हैं, अगर हम लोग बात करें चाहे द्रव्यमान संरक्षण का हो, गुणित अनुपात का नियम हो, स्थिर अनुपात का नियम हो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, वो चारों जो नियम हैं वो डिपेंड करते हैं मास पर, द्रव्यमान पर, लेकिन जो पांचवा नियम है वो किस पर डिपेंड करता है? आयतन पर। तो ये कह सकते हैं यह नियम आयतन संबंधित है, जबकि बाकी जो चार नियम हम लोगों ने पढ़े वो द्रव्यमान संबंधित नियम थे। बात क्लियर हो गई? तो ये थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने बिल्कुल दो टॉपिक क्लियर किए। पहला टॉपिक हमारा था, इसके अंदर हम लोगों ने बात की लिमिटिंग रिएजेंट की, LR की, और दूसरा टॉपिक हमारा है बच्चों वो था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने 5 नियमों के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।